हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप के नाम से हम एक सीरीज चलाते हैं जिसमें हम लोग यूपीएससी को भी फोकस करते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को भी फोकस करते हैं। आप लोग ज़रूर एक बार देखना कि जिस भी एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में कितने क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन मैप्स। तो आपको जानने को मिलेगा कि मैप में एक अच्छी नॉलेज होना आपको प्री में, मेंस में, यहाँ तक कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। तो इस सीरीज को मैं इसी लॉजिक से चलाता हूं कि हर वीक एक क्लास, पूरे वीक में जो करंट में न्यूज रही उससे जुड़े इंपॉर्टेंट मैप, कुछ स्टैटिक से जुड़े इंपॉर्टेंट मैप को हम एक क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहां पर अपना सेट 12 डिस्कस करेंगे, लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। ठीक है, चलते आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। तो जो स्टूडेंट्स आज का हमारा पहला मैप है ना, ये असल में जुड़ा हुआ है हमारी एनर्जी नीड से। पिछले कुछ टाइम से इंडिया ने ड्रिलिंग शुरू करी है। किस चीज की ड्रिलिंग? हमने ड्रिलिंग शुरू करी है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। अभी ज्यादातर नेचुरल गैस निकाला जा रहा है। कहां से? इसको बुलाते हैं केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन। हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर है वो कई बार इसके बारे में ट्वीट भी करते हैं कि केजी बेसिन में इस प्रोसेस को शुरू करवा दिया, वहां पर ये एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये है केजी बेसिन। आपको ये उड़ीसा, आंध्रा, इस रीजन में असल में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर। ठीक है, आगे चलते। सेकंड जो मैप है ना, आपको पता है रिसेंटली अरुणा कुमारा जी बनते हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, इलेक्शंस हुए। अब श्रीलंका की हिस्ट्री में बहुत कुछ हो चुका है। चर्चेज में ब्लास्ट हो चुके हैं, आपने सुना होगा ईस्टर बॉम्बिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से प्रोडक्शन एकदम से लो हो चुकी है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है। पर जो सबसे बड़ी चीज श्रीलंका फेस कर चुका है वो कर चुका है एक सिविल वॉर। अगर आप देखो 1997 में इस तरह से कंट्री में एक डिवीजन हो गई थी। आई होप आपने सुना होगा एलटीटीएफ के बारे में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो श्रीलंका में जो लोकल सेनालीस थे एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर चुके थे तमिल से, जो कभी ना कभी इंडिया से श्रीलंका ब्रिटिशर्स के साथ चले गए थे या ब्रिटिशर्स उनको लेकर गए थे। और तमिलियंस ने अपने राइट के लिए एक सिविल वॉर शुरू करी जो कि बहुत एग्रेसिव हो गई थी। काफी सारी मूवीज इस टॉपिक पे बनी है। राजीव गांधी की असैसिनेशन को इस टॉपिक से जोड़ा जाता है। अगर एक कोई फिल्म मैं आपको रिकमेंड करूं तो एक बॉलीवुड में फिल्म है मद्रास कैफे, आप उसको देख सकते हो। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली एक चीज देखी गई, जो इंडिया की जीडीपी है ना, ये कैसे बनती है? इंडिया की जीडीपी बनती है सारी स्टेट्स की स्टेट जीडीपी को प्लस कर दो, सारी यूनियन टेरिटरीज की यूटी जीडीपी को प्लस कर दो और नेशनल जीडीपी बन जाती है। अब किस स्टेट के द्वारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कौन सी स्टेट की स्टेट इकोनॉमी सबसे बेस्ट है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो 14% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था नेशनल जीडीपी में अपनी स्टेट जीडीपी के थ्रू, अब उसका कंट्रीब्यूशन 13% के आसपास आ गया। और बहुत सारी और स्टेट्स ग्रो कर रही हैं। जैसे तो जो आपको यहाँ डार्क ब्लू में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र काफी अच्छा कर रहा है, यूपी बहुत बेटर करने लग गया है, कर्नाटका, तमिलनाडु हमेशा से काफी बढ़िया करते हैं। सॉरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बाकी काफी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले नीचे जा रही है। वेस्ट बंगाल पहले बहुत बढ़िया था, अब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पंजाब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। हिली स्टेट जो है वो मीडियोकर ही रहती हैं, बहुत बेटर या बहुत नीचे भी नहीं आती। पर एक कंपटीशन शुरू हो गया इंडिया की स्टेट्स में कि स्टेट जीडीपी किस स्टेट की सबसे पहले पहुंचती है $1 ट्रिलियन। अभी कोई भी इसके आसपास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र या यूपी में से कोई एक होगा जो इसको अचीव कर पाएगा। $1 ट्रिलियन की स्टेट जीडीपी। अभी तो इंडिया की नेशनल जीडीपी ही $4 ट्रिलियन की है। तो महाराष्ट्र और यूपी में एक बहुत अच्छी रेस हो सकती है, कौन पहुंचेगा पहले $1 ट्रिलियन की स्टेट जीडीपी पर। जब से ये इजराइल वाली वॉर खराब हो रही है, काफी लोगों को ये डर है कि कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, रशिया न्यूक्लियर वेपन ना दे दे, इजराइल अपने न्यूक्लियर वेपन यूज ना करे।
दुनिया में अगर आप देखो 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। 10वें नंबर पे कौन होगा? दुनिया का मानना है ईरान, कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, और अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। ठीक है, तो दुनिया में 9 कंट्रीज और उनके पास कितने कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जैसे हमारे लेटेस्ट 2024 में 172 है। न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है? मिसाइल के ऊपर लगता है, जो एक्चुअल बॉम्ब होता है। अब तक जितने भी ऐसे रिपोर्ट्स बने, ये सिपरी बनाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब तक की रिपोर्ट्स में हम पाकिस्तान से पीछे उतरे न्यूक्लियर वॉरहेड्स में। 2024 में हमने पाकिस्तान को बीट कर दिया। पहले हमारा ध्यान होता था वॉरहेड से ज्यादा मिसाइल बनाने में, जो डिलीवर करेगी। अब थोड़ा सा नंबर में भी हो सकता है इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का नंबर क्यों नहीं बढ़ा? मे बी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को संभालने में खर्चा बहुत होता है, पाकिस्तान उसको इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता होगा। ठीक है, ये जो सीजन है ना, इसमें आपको काफी जगह साइक्लोन, टाइफून्स, हरिकेन्स, विली विलीज देखने को मिलते हैं। चीज एक ही होती है, नाम अलग अलग हो जाते हैं। इंडिया के आसपास साइक्लोन बुलाते हैं, जापान के आसपास टाइफून, यूएसए के आसपास हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से पार्ट में विली विली। तो रिसेंटली हर जगह ये एक्टिवली, यूएस में एक हरिकेन आया, जापान के आसपास, ये वियतनाम के आसपास टाइफून आया। ठीक है, तो ना जो भी आप इसको बोलना चाहो, साइक्लोन, टाइफून, असल में ना या हरिकेन, बिल्कुल सेंटर में बोलते हैं आई। तो हरिकेन आई या टाइफून आई, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल, इसको बोलते हैं रेन बैंड्स, और इसको बोलते हैं स्पाइरल रेन बैंड्स। तो ये 3 पार्ट होते हैं, चाहे साइक्लोन के बोलो, चाहे टाइफून के बोलो, चाहे हरिकेन के बोलो, चाहे विली विली के बोलो, चीज एक ही है। इनका सीजन क्या होता है? इंडिया में सीजन होता है बिफोर मॉनसून एंड आफ्टर मॉनसून। क्यों? क्योंकि इंडिया में साइक्लोन तब जनरेट होगा बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन में, या सॉरी अरेबियन सी में, जब ओशन बहुत ज्यादा हीट पे होगा, सनलाइट की वजह से हीट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये असल में आपको मैं पता क्या दिखा रहा हूं। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए, वहां पर नेटो की डिस्कशन हुई, क्वाड की डिस्कशन हुई। अभी जापान के द्वारा बोला गया कि हमें एशियन नेटो बना देना चाहिए। ठीक है, असल में ना दुनिया का इस टाइम पे सबसे क्रूशियल एरिया है इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक ओशन रीजन, जो कि ये बनता है कंबाइंड, इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक। चाहे क्वाड देखो, अगर एशियन नेटो का भी बना वो देखो, नेटो आज के टाइम पे सबका ध्यान इस टाइम पे यहां पर बहुत बढ़ रहा है। हमारे पास एक एडेड एडवांटेज है, ज्योग्राफिकली हम इंडियन ओशन को काफी अच्छे से संभाल सकते हैं। तो फ्यूचर में आप देखोगे इंडो पैसिफिक वॉलेटाइल भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी बन सकता है अपने आप में, और एक वॉर का केंद्र भी बन सकता है। तो इंडिया को, मतलब इंडिया इस चीज को समझता है और हम इस पे काम करते हैं, पर हमें और ज्यादा काम करना चाहिए इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने के लिए। कुछ जगह आपको इसलिए देखने को मिलेगा एशिया पैसिफिक, तो चाइना नहीं इंडो पैसिफिक नाम यूज करता, उसको नहीं पसंद, क्योंकि इससे इंडिया पे फोकस आता है। वो बोलता है ये एशिया है और ये पैसिफिक ओशन, तो वो बोलता है एशिया पैसिफिक, पर सही नाम क्या है? इंडो पैसिफिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, इजराइल इस टाइम पे वॉर में है 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। 3 में से पहली ऑर्गेनाइजेशन गाजा का हमास, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेबनान का हिजबुल्ला, और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन यमन का हूती। और ये वॉर रुक तो नहीं रही, और बढ़ती जा रही है और खराब होती जा रही है। अब इजराइल अपनी आर्मी को लेकर लेबनान की तरफ चल पड़ा है। अभी तक उन्होंने गाजा में ग्राउंड इन्वेजन करी, अब वो लेबनान की तरफ जाना चाहते हैं। ये रिसेंटली पता है क्या था? एक ना इंडेक्स आया था, ये था एक पावर इंडेक्स। दुनिया में अब सबसे पावरफुल जो कंट्री है वो है यूएस, सेकंड पे चाइना, और इंडिया ने जापान को बीट कर दिया और हम 3rd पे आ गए। क्या सिर्फ मिलिट्री की बात हो रही? नहीं, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया अब दुनिया में 30वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है इस इंडेक्स के हिसाब से। पर हाँ, यूएस और चाइना भी काफी आगे, अभी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। ये हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। असल में 2 तरह की बेसिक मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल।
जो तो होती है एक बैलिस्टिक मिसाइल जो बहुत दूर जाती है, बहुत ऊंचा जाती है, वो बिल्कुल एक स्पेस में पहुंच जाती है लिटरली, और फिर ग्रेविटी की मदद से नीचे आती है। जो क्रूज मिसाइल होती है वो जमीन के काफी क्लोज रहती है। असल में ना बीच में जो एरिया होता है ये होता है रडार एरिया। इस एरिया को रडार बहुत अच्छे से स्कैन कर रहा होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल इससे ऊपर निकल जाती है, क्रूज इससे काफी नीचे रहती है। बैलिस्टिक का एग्जांपल है अग्नि 5, क्रूज का एग्जांपल है ब्रह्मोस। ठीक है, दोनों इंडियन मिसाइल का मैंने एक एक एग्जांपल लिख दिया। ये असल में क्या है, ये भी इजराइल वॉर से जुड़ा हुआ है। अगर इनकी वॉर और खराब होती है तो ये इस एरिया को काफी डेंजरस बना देंगे, और ये एरिया दुनिया का ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां सुएज कैनाल है, यहां बाब अल मंदाब है, ये सब इजराइल वगैरह यहां है, यहां पर यमन के हूतीज हैं। अगर ये एरिया बंद हुआ तो दुनिया के ट्रेड को फिर पूरा अफ्रीका पार करके, इस रास्ते को बोलते हैं, ये नीचे वाले रास्ते को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यहां से आना पड़ेगा, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा। आप बोलोगे ये तो फिर हुआ तो तब देखेंगे। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉर खराब हो रही है। ऑलरेडी दुनिया की शेयर मार्केट्स में ड्रॉप आना शुरू हो गया, इंडिया की भी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज एनर्जी पे डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, और वो यहां से आता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी आप कह लो कि स्पेकुलेशन हो गया कि क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो जो शेयर मार्केट्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स है ना, वो स्पेकुलेशन पे अप डाउन बहुत चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है दुनिया की बहुत कंट्रीज के लिए। अब इंडिया को एक तरह से पुश करना चाहिए इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि इसने हमारी इकोनॉमी को भी हार्म करना शुरू कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट 12th में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट अफेयर से जुड़े हुए, करंट के साथ जो स्टैटिक जुड़े, मैंने आपको दिखाए। नेक्स्ट सेट करेंगे अगले हफ्ते, और उसमें सेट 13 करेंगे, और जितने भी इंटरेस्टिंग मैप होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।